मैं राज भारत भट्टी आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल जय श्री राम स्कूल बेलपेट में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं भूगोल, समकालीन भारत, उसका अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा अध्याय 1 है भारत आकार और स्थिति। तो भारत आकार और स्थिति में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक है भारत की स्थिति, दूसरा है भारत का आकार, तीसरा है भारत और विश्व, चौथा है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास है, तो हो सकता है कि हम सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट करें या वो आधा भी हो। इसका अगला टॉपिक आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। तो हम आज देखने वाले हैं भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति हमारे विश्व में, हमारे ग्लोब में, हमारी पृथ्वी में कहाँ पर है, ये जानने के लिए हमें सीधे भारत में हम नहीं जा सकते। हमें क्या करना होगा, भारत की स्थिति जानने के लिए देशांतर और अक्षांश रेखाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम हमारे भारत की स्थिति जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे ग्लोब की जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती है उनको देखते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, जो कि हमने पहले से बना के रखे हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब में जो आड़ी रेखाएं होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पहले से खींच कर रखा हूँ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी का नाम है विषुवत रेखा, इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा, या इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अक्षांश रेखा है वो के 3 नामों हैं। उसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है, उसी को विषुवत रेखा बोला जाता है, और उसी को भूमध्य रेखा बोला जाता है। इसके बाद ये तो हुई हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब हम जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं, जिन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा, तो 0 डिग्री के जैसे ही हम उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे, तो हमारी अक्षांश रेखाएं 0 से 1, 2, 3, 4, 5 होते होते हमारा जो लास्ट की अक्षांश होगी वो 90 डिग्री अक्षांश होगी। कितनी डिग्री होगी, 90 डिग्री अक्षांश होगी। इसी प्रकार से जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी हम ये 0 में थे, 0 से हम 1, 2, 3, 4 बढ़ते हुए ये लास्ट जब हम अक्षांश में आएंगे तो ये होगा 90 डिग्री अक्षांश। ये 90 डिग्री अक्षांश, ये 90 डिग्री अक्षांश, और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश था। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि अक्षांश रेखाएं, देखिए ये 0 था, इधर 1 से हम कहाँ गए, 90 उत्तरी गोलार्ध में, फिर 0 डिग्री से नीचे 90 में आए हम दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 और 90 हमारा कितना हो जाता है, 90 + 90 ये हो जाएगा
180 डिग्री, ठीक है। और ये जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी उसे यदि हम जोड़ देते हैं तो इनकी टोटल संख्या हो जाती है 181, ठीक है। तो अक्षांश रेखा आपको समझ में आया। जो ग्लोब पर आड़ी रेखाएं होती है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे कि आपने ग्लोब में देखे होंगे हमारी 3 रेखाएं मुख्य होती हैं। भूमध्य रेखा, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है। इसी के बाद जब हम उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट पर जाते हैं तो हमें एक रेखा मिलती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा। इसके बाद जैसे ही हम दक्षिण में 23 डिग्री 30 मिनट पर आते हैं तो यहां एक रेखा मिलती है मकर रेखा। मकर रेखा। तो हमारे ग्लोब में ये 3 रेखाएं मुख्य होती हैं। तो ये क्या हुआ है? हमारा अक्षांश, ठीक है। तो अक्षांश आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बताएंगे टोटल अक्षांश की रेखाओं की संख्या होती है 181। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं देशांतर। देशांतर जो हमारे ग्लोब पर खड़ी रेखाएं होती है, ठीक है। जैसे कि ये जो मैंने रेखा खींचा ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब हम जब देशांतर को देखते हैं तो ये भी 2 बराबर भागों में अलग अलग, ये होता है हमारा पूर्व वाला भाग और ये होता है हमारा पश्चिम वाला भाग। तो ये पूर्व और पश्चिम 2 बराबर भागों में 0 डिग्री देशांतर बांट देती है। जैसे कि हमने देखे अक्षांश रेखाओं को, उसी प्रकार से देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? ये भी जो खड़ी रेखाएं होती है ये पूरे ग्लोब में हमें ऐसे दिखाई देती है खड़ी हुई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो देशांतर रेखाएं को हम देखेंगे जैसे कि ये 0 डिग्री देशांतर थी। जब हम पूर्वी की तरफ जाएंगे तो इनकी संख्या भी 1 2 3 4 बढ़ते हुए जब हम लास्ट देशांतर पे जाएंगे तो इनकी संख्या भी हो जाती है यहाँ 180 डिग्री। इसी प्रकार जब हम पश्चिम में आते हैं तो लास्ट वाली जो देशांतर होगी वो हो जाती है 180 डिग्री, ठीक है। और जब हम सभी को टोटल देशांतरों की संख्या देखते हैं तो हमें देशांतर की संख्या यदि हमसे पूछा जाए तो हम बताएंगे 180 प्लस 180 बराबर 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360। तो आपको 2 चीज एक्सप्लेन हो गई, समझ में आ गई कि अक्षांश क्या होती है और देशांतर क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि हमें देखना था भारत की स्थिति, तो हम समझ गए हैं कि जो आड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, है ना। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसी को विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी के जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं 23.5 डिग्री पर तो हमें कर्क रेखा मिलती है। और जैसे ही हम 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो हमें मकर रेखा मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो जब हम भारत की स्थिति देखते हैं तो हम ग्लोब में यदि देखें तो हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप को देखने के लिए हमें महाद्वीप बनाने पड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा भारत कौन से महाद्वीप में है। आप जानते होंगे कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप में है।
हमने अभी अक्षांश रेखाएं देखें और देशांतर रेखाएं देखें और हमें देखना था भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति देखने के लिए हमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जानना जरूरी था, सीखना जरूरी था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो हम दोनों ही चीज़ समझ गए हैं। अब हम अगली क्लास में जब भी आपको अगला वीडियो मिलता है उसमें भारत की स्थिति देखेंगे, जो कि आपको पूर्ण तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि जब आप अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जान लेते हैं तो हमें भारत की स्थिति जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी ही चीज़ें सही से समझ में आई होंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और एक सुंदर सा कमेंट करेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब वीडियो बनाया जा रहा है तो आपको उसको देखना है, सारी ही चीज़ें आपको समझनी है और बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं ताकि आपके भविष्य में वो चीज़ काम आ सके। और हम जब भी कोई सपना देखते हैं तो सपने को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम देखते हैं, वो कहा जाता है ना कि सपने देखने वाले को रात छोटी पड़ जाती है। कहा जाता है सपने देखने वाले को रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपना पूरा करने वाले को दिन छोटा पड़ जाता है। तो हमें अपना सपना पूरा करना है तो हमें दिन भी छोटा लगना चाहिए। तो अब हम क्लास के अंतिम छोर पर हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि आप सभी वीडियो को देखें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।